किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। 21 मार्च यानी आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी है। इस बार 2026 का विषय है वन और अर्थव्यवस्था। ये विषय आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने, आजीविका को सहारा देने, रोजगार सृजन करने, गरीबी कम करने और सतत विकास सुनिश्चित करने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। वन हरित अर्थव्यवस्थाओं की नींव के रूप में कार्य करते हैं, प्रकृति आधारित समाधान और नवीकरणीय कच्चे माल भी प्रदान करते हैं। 2026 की ये थीम इस बात पर जोर देती है कि सतत वन प्रबंधन अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वन सामुदायिक कृषि को समर्थन देने, उत्पादकता बढ़ाने और जल क्षेत्रों की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान भाइयों और बहनों, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मीठे पानी के महत्व को उजागर करना और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया ये दिन जल संरक्षण और टिकाऊ विकास लक्ष्य, जो कि 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है, को बढ़ावा देता है। 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में प्रस्ताव के बाद पहला विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया। जल संकट, पेयजल की कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य था। विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वच्छ जल की कमी का सामना कर रहा है। ये दिन बताता है कि जल ही जीवन है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2026 यानी विश्व जल दिवस का विषय है वाटर एंड जेंडर यानी जल और लिंग। ये विषय वैश्विक जल संकट के लिए महिलाओं और लड़कियों पर पड़ने वाले असमान प्रभाव को उजागर करता है। साथ ही जल प्रबंधन, स्वच्छता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और जल संबंधी निर्णय लेने में समान नेतृत्व के अवसरों की आवश्यकता पर बल देता है। आज की भेंट वार्ता में हम विशेषज्ञ महोदय से आपका परिचय कराएंगे और विशेषज्ञ महोदय बता रहे हैं कि जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। खेती में भी जल का संरक्षण करना बेहद आवश्यक है, तो किस तरीके से, किस विधियों से जो है जल का संरक्षण हम कर सकते हैं, ये विशेषज्ञ महोदय बता रहे हैं। और बातचीत की है आपके प्रकाश भैया ने। श्रोताओं, किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको एक ऐसे विशेषज्ञ से मिलवाने जा रहे हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि अभियांत्रिकी वैज्ञानिक हैं, दीपक चौहान जी, जिनसे आज हम बात करेंगे जल प्रबंधन एवं सिंचाई तकनीक क्या क्या है। दीपक चौहान जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्ते और राम राम। दीपक चौहान जी, सबसे पहले आप ये बताइए जल प्रबंधन क्या है और ये क्यों आवश्यक है। देखिए, खेती में हम अलग अलग प्रबंधन की बात करते हैं, उसी में आज जल प्रबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं। जल प्रबंधन क्या चीज़ है कि हम पानी को किस प्रकार से हमको बचाना है और उसका प्रबंधन हमको कैसे करना है। इसके तीन मुख्य जो कारक है वो है कि हमें कितना पानी देना है, कब देना है और किस प्रकार से देना है। यानी वो फसल के आधार पर भी निर्धारित हो सकता हाँ, है कि किस फसल में हम किस विधि से सिंचाई करें। हाँ, यानी कि हमको ये कितना पानी देना है, इसमें एक बात आती है कि हर फसल की अलग अलग जल मांग रहती है। जैसे गेहूं के लिए होता है कि 450 से 600 mm उसको चाहिए कि वो जब बोएंगे और उसकी कटाई तक में उसको उसकी जितनी जरूरत रहती है, तो हर फसल की जल मांग उतनी रहती है। हम उसके हिसाब से उसको उतना पानी देंगे और कब देना है, यानी कि उसकी क्रांतिक अवस्थाएं जो रहती है उन अवस्थाओं में पानी देने की जरूरत है। और फिर तीसरी बात आती है कि किस विधि से, जो कारगर विधि है हमारी कौन सी होगी, उत्तम विधि कौन सी होगी उस क्षेत्र में, उस विधि से पानी देना। ये तीन मुख्य जल प्रबंधन की बातें हैं कि इन तीन में से हम जल प्रबंधन कर सकते हैं। दीपक जी, अभी एक चर्चा हुई कि क्रांतिक अवस्था। हाँ। रबी फसल का अभी जैसे टाइम है जिसमें मुख्य रूप से गेहूं है, तो गेहूं की क्रांतिक अवस्था क्या होती है। देखिए, गेहूं की जो मुख्य क्रांतिक अवस्था है कि क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि जो उसके जो जड़ निकलने की अवस्था है एक वो रहती है। उसके बाद में है कि उसके कल्ले बनने की अवस्था रहती है। और उसके बाद में जब उसकी दूध वाली अवस्था रहती है कि जब दूध बनने लगता है उसमें, तो वो अवस्था रहती है कि ये जो हमारे जब पानी के ऊपर हमारा निर्भर है कि हमारे पास 2 सिंचाई पानी है, 3 सिंचाई पानी है, उसके हम पानी देते हैं। तो उन क्रांतिक अवस्थाओं में हम पानी देंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है। क्रांतिक अवस्था में पानी देने से उत्पादन में वृद्धि हो सकती हाँ। है। साथ ही एक और चीज आपने ये कही कि 450 से 600 mm। हाँ। तो ये कैसे निर्धारित होता है। ये एक मोटा देखा गया है कि 450 से 650 mm
अगर उसको पानी देंगे, एक गेहूं में हमारा लगता है, तो उसमें वो उसका उत्पादन है अच्छा प्राप्त होता है। अगर हम इससे कम पानी देंगे तब भी उत्पादन की में कमी आएगी, और उससे ज्यादा पानी देंगे तो वो व्यर्थ पानी जाएगा, उसकी बचत नहीं हो रही है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और वो उसमें उत्पादन को कम करेगा, उसका प्रभाव उत्पादन को कम करने में रहेगा। ये ज्यादा हुआ तो भी हमारा फसल प्रभावित होगा, और कम हुआ उससे भी तो भी होगी कम। निर्धारित कैसे करेंगे कि हमारा पानी जो है वो 450 से 600 mm के बीच ही हुआ है? में एक ये है कि किसान को ये पता रहना चाहिए कि जो फसल लगा रहे हैं उसको कितना पानी देना है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि गेहूं में इतने 450 650 mm देना है, तो किसान अगर अपने को देख लेगा मोटा मोटा कि एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए उसका 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है, 1 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो उसमें 650 mm जो है, mm यानी कि वो उतना पानी भर दे, वो उतना, तो वो लगभग आ जाता है अपना लगभग 4 लाख लीटर लगभग पानी हो जाता है। 4 लाख लीटर का अगर आपके पास व्यवस्था है, 1 हेक्टेयर में आप गेहूं लगा रहे हो, 4 लाख लीटर पानी है आपका, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके पास में 4 लाख लीटर नहीं हुआ पानी, फिर वही होगा कि आपको पानी की कमी हो जाएगी। दीपक चौहान जी, चाय की आधुनिक तकनीक, दीपक चौहान जी क्या है? चाय की उत्तम विधि कौन सी होती है, ये भी किसान बहुत सारी चर्चा करते हैं कि कौन सी विधि अच्छी है, उत्तम विधि कौन सी है। तो इसमें ये है कि उत्तम विधि वही होती है कि जिसमें हमारा एक खेत में समान रूप से पानी बहे और वितरण हो अच्छे से, पूरी खेत में समान रूप से पानी का वितरण हो। हाँ, सभी जगह समान रूप से पानी का वितरण हो, और कम से कम नुकसान हो। पानी का भी नुकसान, जैसे नुकसान क्या होता है कि या तो वो वाष्पीकृत होकर निकल जाता है जी, या तो फिर वो धरती के अंदर चले जाता है। ये एक ही जगह पे ज्यादा जमा हो गया तो वो पानी धरती के अंदर चले जाता है। तो ये है कि हम कौन सी उत्तम विधि होगी, उनका चुनाव करना किसान को बहुत जरूरी है। अब ये चुनाव भी एक निर्भर करता है कि खेत की हमारी जो कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि हम उस प्रकार का चुनाव कैसे करें जी। अब सिंचाई की जो आपने विधियों की बात करी, उसमें मोटे मोटे 3 विधियां होती है। जो है पहली तो सिंचाई की तकनीक होती है। सिंचाई की जो है एक सतही सिंचाई होती है कि जो अपन जमीन के ऊपर देते हैं बहा के, उनमें भी बहुत सारी विधियां रहती है। और उसके बाद में आती है कि भूमि के अंदर सिंचाई। उसमें क्या होता है कि जो हम कोई सी फसल लगाते हैं उसकी जो जड़ें हैं भूमि के अंदर रहेगी, हम उसी जड़ों में ही सिर्फ पानी दें। अच्छा, तो इससे हमारे पानी की भी बचत होगी और फसल को पूरे पानी मिलेगा। जितना पानी लगना है उतना ही लगेगा, वो उसमें आवश्यकता से ज्यादा नहीं लगेगा। तो वो भूमिगत सिंचाई होती है। फिर तीसरी सिंचाई होती है बौछारी सिंचाई, या फिर उसको हम कहते हैं आम भाषा में जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई, बौछारी सिंचाई। ये वही है कि हम उसमें एक कृत्रिम वर्षा जो होती है उस प्रकार से हम पानी देते हैं, उसको बौछारी सिंचाई कहते हैं। और जो आखिरी की ड्रिप सिंचाई पद्धति, टपक सिंचाई पद्धति। ये जो बौछारी सिंचाई पद्धति है और टपक सिंचाई पद्धति, ये लगभग आज की आधुनिक तकनीकों, सिंचाई की तकनीकों में आती है। ये स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति ये आधुनिक तकनीकों में आती है। अब इनके जो है कि सतही सिंचाई की में जो जो विधियां हैं उनका भी थोड़ा सा किसानों को सतही सिंचाई है क्या, और वो उसको कैसे कर सकते हैं हम? अच्छा, ये आवश्यक है हमारे किसान भाइयों को जानना। थर्डोल के जो परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सतही सिंचाई ही की जो विधियां हैं उनमें से ही किसान जो है अपना रहे हैं आजकल, अभी भी वही अपना रहे हैं। कि कौन कौन सी विधियां होती है, तो उनमें है मुख्य रूप से 4 विधियां होती है कि एक जो बोलते हैं फ्लड सिंचाई पद्धति। आज भी लगभग 70% किसान इसी विधि को अपना रहे हैं। बाढ़ सिंचाई पद्धति उसी को अपना रहे हैं। तो इसमें तो पानी का ज्यादा नुकसान होता होगा। पानी का नुकसान होता है। अभी जो किसानों को वही है कि उनको या तो दूसरी सिंचाई विधियों के बारे में जानकारी नहीं है, और या फिर सुविधा भी नहीं है, और उनकी जानकारी भी नहीं है, और उसको अपना नहीं उनको, तो उनको आज हम बता भी रहे हैं कि किस विधि में कितना नुकसान है और किस विधि में कितना फायदा है। तो जो फ्लड इरिगेशन करते हैं उसमें एक तरह से बहा देते हैं और उसमें कोई उसका रख रखाव की जरूरत नहीं होती, वो बहते जाता है अनियंत्रित रूप से। पानी जहाँ गया वहाँ पे कहीं ज्यादा लग गया, कहीं कम लगा तो फसल की भी नुकसान होती है, साथ ही पानी ज्यादा लगता है। उसके बाद में आता है बॉर्डर इरिगेशन, या बोलते हैं कि मेड़ पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि खेत का जो ढलान है वो लंबाई है, उसमें हम लंबी लंबी पट्टियों में उसको बना लेते हैं, एक पट्टेदार खेत बना लेते हैं। यानी जहाँ तक समतल हो जाए भूमि वहाँ मेड़ बना करके एक समतल टुकड़ा बना लेते हैं। खेत टुकड़े कर दिए हमने, मेड़ बना ली। जो भी किसान भाई अपने खेत की
पूरी पट्टी पट्टीदार से मेड़ वेड़ बना ली हमने। जी। और एक पट्टी में फिर ऊंचाई से नीचे भाग में, जब ऊंचे भाग में हम पानी का जो पाइप है हमने छोड़ दिया, जी। उसके बाद में वो पानी एक पट्टी यानी में जाएगा। सीढ़ी नुमा टाइप का ऊपर से नीचे बहाते जाएंगे। हाँ, उसमें ये है कि जो बॉर्डर सिंचाई पद्धति है, इसमें लगभग ढलान प्रतिशत जो है वो 0.5 लगभग होना चाहिए, 0.05% होना चाहिए। बड़ खबड़ नहीं होना चाहिए, समतल या लगभग इतना प्रतिशत होना चाहिए कि वो पानी आराम से बह के ऊपर से नीचे क्षेत्र में चले जाए। और पट्टी पट्टीदार जो रहेगा, तो एक पट्टी की जब सिंचाई हो जाएगी तब दूसरी पट्टी की बारी आएगी, उसमें पानी इधर से उधर बहने का चांस नहीं रहती है। अब इसमें ये कि पट्टी की चौड़ाई कितनी रहनी चाहिए, एक ये है, तो ये भी है लगभग 3 से 15 मीटर हम लंबे तो खेत में इतने सारे जब पट्टी बनाएंगे इतना पौधे कम होंगे, या फिर कि पट्टी पर भी हम फसल लगा सकते हैं? पट्टी पे फसल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो पट्टी लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी रहेगी, वो उतनी रहेगी, तो उसमें ज्यादा कोई उसमें नुकसान नहीं होता है किसान को। तो उसी प्रकार से हम इतनी पट्टियां बना सकते हैं। वो खेत में और हमारे पानी का क्या साधन है, उसके हिसाब से पानी हमारा कितनी मात्रा में आ रहा है, जी। उसके हिसाब से हम उतनी चौड़ी पट्टी बना सकते हैं। और लंबाई भी यदि पानी की मात्रा अधिक हो तो पट्टी थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो बीच से यहाँ वहाँ कहीं से नहीं। फिर उसमें ये ना कि पानी के अगर हमारे पास इस तरह से अच्छी मात्रा आ रही है तो हम उसको चौड़ी कर सकते हैं। जो हम 3 मीटर की जहाँ पे पट्टी बना रहे हैं, 4 मीटर या 10 मीटर की हम बना सकते हैं। 10 मीटर की चौड़ी पट्टी रहेगी तो वो उसी में पानी जाएगा। अच्छा। तो हमारे तो जो प्रेशर होगा जल का वो कम होगा और हमारी पट्टी नहीं टूटेगी। हाँ, और अनियंत्रित रूप से यहाँ वहाँ नहीं जाएगा पानी। अब इसमें एक मोटी मोटी ये बात भी है कि जो है कि हम कितनी लंबी पट्टी बनाएं, जी। वो हमारे जो मिट्टी है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये है कि जो बलुई दोमट मिट्टी, शहडोल में यही मिट्टी लगभग है, जो बालू है यहाँ पे ये है, तो उसकी लंबाई कितनी रखें जी, क्योंकि वो जब पानी बहेगा तो पानी जमीन के अंदर जाएगा। जी। वो मिट्टी के हिसाब से ही अपने को किसान को चुनना पड़ेगा कि हमको कितनी लंबी पट्टी बनानी है। तो जिन किसानों के खेत में बलुई दोमट मिट्टी है, लोग 50 मीटर से 100 मीटर लंबी पट्टी बना सकते हैं। और जो दोमट मिट्टी है उसमें 100 से 180 मीटर तक की लंबी लंबी पट्टी बना सकते हैं। और जो चिकनी मिट्टी, जो काली मिट्टी जो रहती है, अगर वो तो उसमें पानी कम नीचे रिसाव होगा, उसमें आता है 150 से लगभग 300 मीटर लंबी पट्टी हम बना सकते हैं। उसके बाद में आता है एक चेक बेसिन विधि। चेक बेसिन यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं थाला विधि। अच्छा। थाला विधि जहाँ पे जिस क्षेत्र में वहाँ की मिट्टी का इन्फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जो पानी का जो जमीन के अंदर जाने की दर कम रहे, वहाँ पे हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। और ये इसमें ये है कि पानी हमको उस क्षेत्र में ज्यादा दिन तक रखना हो। तो जो चेक बेसिन विधि है वो शहडोल में जो धान के खेत है पे उपयोग करते हैं कि उसमें थाले बना दिए उन्होंने, बड़े बड़े थाले बना दिए, उसमें उपयोग कर सकते हैं वो। और फिर एक ये है कि आयताकार थाले हो गए जो कि हम धान और जो अनाज वाली फसलें हैं उनको लेते हैं वहां पे। और रहते हैं कि गोलाकार विधि। चेक बेसिन में ही गोलाकार विधि रहती, जो थाले बनाते हैं वो गोलाकार बनाते हैं। हाँ, गोलाकार। जैसे गोलाकार थालों का उपयोग वहां होता है, जैसे हमने वृक्षारोपण करा, फलदार पौधे लगाए, तो वहां पे आमतौर पे किसान भाई भी देखते हैं कि जो गोलाकार जो हम थाले बना देते हैं वही थालों को आपस में जोड़ दो पेड़ से दूसरे पेड़ पे, और जहाँ पे एक पानी का स्रोत है वो आपस में मिला दो, तो वो जो है कि थाला पद्धति कहलाती है। उसमें ये है कि किसान को अलग अलग हर पौधे को पानी देने की जरूरत नहीं होती। एक जगह लगाएगा और सभी जगह उसका पानी चलेगा। इसके बाद में आता है एक कि फरो सिंचाई पद्धति, कुंड सिंचाई पद्धति बोलते हैं इसको, नाली सिंचाई पद्धति भी बोलते हैं। ये जो कि मेड़ नाली जो है इसमें जो पानी देते हैं वो नाली में देते हैं, और वहीं पे जो एक मेड़ बनी रहती है, तो जो भी फसल रहती है वो हम किसान भाई जो फसल लगाते हैं उस फसल लगाएंगे तो उसकी जब जड़ें नीचे जाएगी तो जब नाली में जब हम पानी देंगे तो उसका रिसाव होके सीधे वो उनकी जड़ों पे लगेगा, तो वो कुंड में यानी जमा होकर के जड़ पे लगेगा। हाँ, सीधे जड़ पे लगेगा। वो मेड़ पे जो फसल रहेगी उसको वो जो जड़ जो नीचे जाएगी वो सीधे ही उस नाली में जब हम पानी देंगे तो उसका पानी सीधे ही उसकी जड़ों पे लगेगा। तो इसमें एक मोटी मोटी ये है कि जो भी लाइन से हम सब्जी कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, या फिर गन्ना है,
मक्का है, ज्वार है। अब इसमें ये है कि हमको नाली की गहराई भी कितनी रखनी है, ये भी एक मोटी बात। तो जो भी छोटी फसलें हैं जिनकी जड़ें कम गहराई पे जाती है, उनके लिए लगभग हमको 7 से 12 मीटर या 15 मीटर तक की हम नाली बना सकते हैं, उतनी गहराई वाली। और जो भी बड़ी फसलें हैं जिनकी जड़ें हम नीचे तक जाती है, उनके लिए हम लगभग 25 सेंटीमीटर तक की नाली बना सकते हैं, उतनी गहरी नाली बना सकते हैं। इसके बाद में जो है कि सिंचाई की आधुनिक तकनीक कौन कौन सी है, तो उनमें जो मैंने आपसे बात करी कि स्प्रिंकलर सिंचाई विधि और ड्रिप सिंचाई विधि। तो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि में जो है कि बौछारी सिंचाई विधि है ये, जिसमें कि कृत्रिम वर्षा के रूप में हम पानी देते हैं, और जो फसल को है कि बरसात के रूप में जब उसको पानी मिलता है, उसके पौधों के पत्तियों के ऊपर पानी गिरता है, तो उसको और अच्छे से उसकी जो बढ़वार है वो होती है। तो इसमें अगर किसान भाई इस विधि को अपनाएंगे तो लगभग हमारा 30 से 40% पानी हमारा बच जाता है, और वही जो पानी बचा है उसको हम अतिरिक्त क्षेत्र में भी पानी सकते हैं। फसल के हिसाब से हम अपने ड्रिप सिंचाई का चुनाव कर सकते हैं कि हमारे किस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है। सिंचाई तभी हो पाएगा जब जल की व्यवस्था हो। तो जहाँ बंजर भूमि है वहाँ पर किस प्रकार जल की व्यवस्था की जा सके, आप इस पर कुछ हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, बंजर भूमि है, अगर हम वहाँ पे चाहें तो सबसे पहले कि कुछ कुएं जैसा या कहीं पे जैसा छोटा तालाब जैसा हम खोद लें बारिश के समय। बारिश से पहले ही, क्योंकि ये चीजें हम बारिश के समय करेंगे नहीं कर सकते। हमें रणनीति पहले ही बनानी पड़ेगी कि हमको इस बार पानी कहाँ और कितना रोकना है, कितनी क्षमता में उसको हमको बनाना है। जब वो हम बारिश पहले हम जब उसको बना लेंगे, वो पानी वहाँ रुक गया। अगर बंजर भूमि की बात करें या आम भूमि की बात करें, तो उस भूमि में हमने पानी रोक लिया, वो पानी वहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद में उसको चाहे तो हम जो आधुनिक विधियां हैं, स्प्रिंकलर विधि या ड्रिप विधि, अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं तो वृक्षारोपण में हम ड्रिप सिंचाई विधि से भी वहाँ पे अब बंजर भूमि पे जहाँ बंजर भूमि है, बारिश से पहले गड्ढा बना करके पानी रोक करके वहाँ पर हरे भरे वृक्ष लगा सकते हैं। तो बंजर भूमि को हम हरियाली में बदल सकते हैं। हमारे किसान भाई निश्चित रूप से आपके बताए हुए सारे विधियों और तकनीक का यूज करके फसल अच्छे से उगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन, हम सब शीश नवाते सूर कबीरा मीरा तुलसी, सूर कबीरा मीरा तुलसी, इसकी महिमा गाते भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन। ऋतुओं के हम पर्व मनाते, ऋतुओं के हम पर्व मनाते, सरस तराने गाते, इसकी महिमा गाते भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन। किसान भाइयों और बहनों,
सामान्यतः मूंग जो है खरीफ के मौसम में जब उगाई जाती है तो कई बार अचानक बहुत अधिक वर्षा से खेतों में पानी भर जाता है, तो इसकी पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही फसल को विषाणुओं वाले रोग और कीड़े मकोड़ों से नुकसान होने की आशंका भी रहती है। मूंग की फसल अवधि कम होने के कारण ये नकदी फसल, अंतर्वर्ती फसल और रिले फसल के रूप में आदर्श मानी जाती है। ऐसे प्रदेश जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, लू बहुत अधिक नहीं चलती है, वहां पर ऐसे जगह में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसलिए रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ की फसल से पहले की जो अवधि होती है, मूंग की अच्छी फसल के लिए जानी जाती है। इसकी उत्तम पैदावार ली जानी चाहिए जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी कैसे करते हैं ये जानते हैं। रबी फसल की कटाई के बाद पलेवा देकर खेत तैयार कर लें। बुआई से पहले खेत में 2 जुताई हैरों से करके खेत अच्छी तरह से तैयार कर लें। जुताई के तुरंत बाद नमी को संरक्षित करने के लिए पाटा चला देना चाहिए। खेत में उचित नमी होने पर ही बुआई करें। किस्मों के चुनाव हमें फसल चक्र को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जायद मूंग रबी की कटाई के बाद बोई जाती है। मानसूनी वर्षा से पूर्व फसल पककर तैयार हो जानी चाहिए, इसलिए कम समय में पककर तैयार होने वाली जो किस्में हैं उनका ही चयन किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ मूंग की उन्नत किस्में। पूसा विशाल 60 से 65 दिन में ये तैयार हो जाती है। 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज क्षमता होती है। गर्मी और खरीफ दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। फलियों की लंबाई लगभग 9.5 से 10.5 सेंटीमीटर और पीला मोजेक रोग के लिए भी ये सहनशील है। एक अन्य किस्म है PDM 139, ये 58 से 62 दिन में ही तैयार हो जाती है। इसकी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ग्रीष्म और खरीफ दोनों ही मौसम में जो है उपयुक्त है। पीला मोजेक रोग जो है प्रतिरोधी है। ये भी TJM 3, ये गर्मी में 60 से 70 दिन में तैयार होती है और खरीफ में 70 से 80 दिन में तैयार होती है। खरीफ में उत्पादन जो है लगभग 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अभी गर्मी में जो है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तैयार हो जाती है। ग्रीष्म और खरीफ दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। 8 से 10 दाने प्रति फली आती है। 100 दानों का वजन लगभग 3.4 से 4.4 ग्राम तक होता है। और पीला मोजेक और भभूतिया रोग के लिए ये प्रतिरोधी किस्म है। MH 421 एक अगली किस्म है जो 65 से 70 दिनों में तैयार होती है। 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे भी उत्पादन मिलता है। ग्रीष्म और खरीफ दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। पीला मोजेक रोग सहनशील है ये भी किस्म। एक अन्य किस्म है IPM 205-7, ये है, इसे विराट नाम से भी जाना जाता है। 52 से 56 दिन में ही पैदावार इसकी तैयार हो जाती है। उपज मिलती है 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ग्रीष्म और खरीफ दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। पीला मोजेक रोग सहनशील किस्म है ये भी। IPM 410-3 शिखा नाम से एक और किस्म है जो 65 से 70 दिन में तैयार होती है। 11-12 जो क्विंटल प्रति हेक्टेयर है ये भी। और IPM 214 ये 62 से 65 दिन में तैयार होती है। 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। बीज की मात्रा और उपचार। बीज शुद्ध, प्रमाणित और रोग मुक्त होने चाहिए। भंडारित बीज को साफ करके अंकुरण परीक्षण करने के बाद बोने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत किस्मों को 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पूर्व बीज को मिश्रित फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम जो होता है, इसके अलावा मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित कर बोना चाहिए ताकि बीज जनित रोगों से छुटकारा मिल सके। इसके साथ ही पीला मोजेक रोग जो कि सफेद मक्खी नामक कीट से फैलता है, इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो होता है 48% FS की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। भूमि उपचार भूमिगत कीटों जैसे कातरा, सफेद लट और दीमक की रोकथाम के लिए खेत की पूरी सफाई करनी चाहिए। कच्ची खाद का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दीमक को रोकने के लिए 2% क्लोरपाइरीफॉस की धूल 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत की अंतिम जुताई से पूर्व खेत में मिला दें। जड़गलन रोग जो होता है नियंत्रण, इसके लिए जो है बुआई से पहले क्या कर सकते हैं, 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 क्विंटल गोबर की खाद के साथ मिलाकर मिट्टी में मिलाएं। बुआई का तरीका, मूंग की बुआई के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। जल प्रबंधन और फसल की उत्तम बढ़वार के लिए रेज्ड बेड प्लांटर द्वारा बुआई करें। बुआई का समय, ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई 25 मार्च से 10 अप्रैल तक कर देनी चाहिए। इस अवधि के बाद बुआई करने पर पुष्पन अवस्था पर अधिक तापमान के कारण फलियां कम बनती है, इस कारण उपज प्रभावित होती है। खाद और उर्वरक जो इसमें जो लगती है बेहतर उत्पादन के लिए, मिट्टी परीक्षण की
संस्तुति के आधार पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। मूंग की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की 20:50:20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 किलोग्राम डीएपी, 13 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 15 किलोग्राम यूरिया, 100 से 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 13 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 12 से 15 क्विंटल कंपोस्ट प्रति एकड़ उपयोग करना चाहिए। सिंचाई जो है इसकी जायद मूंग में अधिक तापमान और कम नमी के कारण पानी की अधिक आवश्यकता होती है। पलेवा करके बुआई के बाद पहली सिंचाई 25 से 28 दिनों पर और साथ ही साथ दूसरी 35 से 38 दिनों के आसपास करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर 45 से 48 दिनों पर भी तीसरी सिंचाई की जा सकती है। इसलिए मौसम और मिट्टी के किस्म के आधार पर 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 12 से 15 दिनों के अंतराल में इसमें सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शाखा निकलते समय फूल आने की अवस्था, फलियों के बनने पर सिंचाई अवश्य करें और पलेवा के अतिरिक्त फसल की आवश्यकता के अनुसार 3 से 4 सिंचाई करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे खरपतवार भी आ सकते हैं, इसका नियंत्रण बेहद आवश्यक है। खरपतवार की प्रतिस्पर्धा के अंतिम बुआई के 15 से 30 दिनों तक ही रहती है। इसके बाद निराई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही भूमि में वायु का संचार होता है, जिससे पौधों की ग्रंथियों में जो क्रियाशील जीवाणु होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन एकत्रित करने में सहायता मिलती है। रासायनिक नियंत्रण के लिए बुआई के बाद और अंकुरण के पूर्व पेंडिमेथिलीन 30 EC 3 लीटर को 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर भूमि में छिड़काव करें। इसके बाद 25 से 30 दिनों की अवस्था पर निराई करें। खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए इमेजा थापर की 1 लीटर मात्रा और इमेजा थापर इमेजा मॉक्स की 75 ग्राम मात्रा का फसल की 15 से 20 लीटर 20 दिनों की अवस्था पर छिड़काव करना चाहिए। प्रमुख कीट इसमें फली छेदक कीट आते हैं। ये कीट प्रारंभ में हरी मुलायम पत्तियों को खाता है। फली बनने पर फलियों में छेद कर दानों को भी खाकर क्षति पहुंचा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए जो है जैविक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। इसे बैसिलस थुरिनजिनेसिस की 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या HNPV 250 LE की 1 मिलीलीटर या निबोली का 5% की 50 ग्राम मात्रा प्रति लीटर या 300 ppm नीम के तेल की 20 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। रासायनिक प्रबंधन के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट की 5 SG की 0.2 ग्राम मात्रा या प्रोपेनोफॉस की 50 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पीतशीरा रोग जो है विषाणु जनित पीतशीरा रोग का प्रकोप मूंग की फसल में प्रमुखता से होता है। इससे 50 से 80% तक उपज में कमी हो सकती है। इस रोग के लक्षण बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद ही दिखने लगते हैं। सबसे पहले पत्तियों पर गोलाकार पीले रंग के धब्बे दाने के आकार में बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर हरे पीले से चकत्तों के रूप में बदल जाते हैं और धीरे धीरे पूरी पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। रोग का प्रसार सफेद मक्खी नाम के रस चूसक कीट द्वारा होता है। इसके रोग के नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी प्रजातियों को और खेत में खरपतवार सहित रोगी पौधों पर निकालकर नष्ट करें। वाहक कीट सफेद मक्खी से बचाव के लिए बीज को इमिडाक्लोप्रिड 48% और थायोमेथोक्साम 70 WP 3 ग्राम मात्रा द्वारा प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करके बोएं। उन्नत शस्य क्रियाएं और पौध संरक्षण अपनाने पर 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग की उपज प्राप्त होती है। इसकी खेती करने से मृदा की उर्वरता बढ़ने के साथ साथ परती जमीन का भी अच्छा उपयोग हो सकता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।